नमस्कार, मैं हूं आसिफ मारो। राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात 1 बजे की 4 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात खूनी रफ्तार की, जिसने 6 जिंदगियां छीन ली। इसके साथ ही बात होगी हैवानियत की हद की, जो 12 से आई है। यहां हाईवे पर कुछ हैवानों ने महिला की अस्मत को तार तार कर दिया। इसके बाद बात बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की करेंगे और इसके साथ ही करेंगे शराब सेल पर रियलिटी चेक की। और जयपुर से बड़ी खबर, सस्पेंड आरपीएस मामले में बड़ा अपडेट। 376 सी 354 7 पीसी एक्ट में यह मामला दर्ज होगा। आज एसीबी बोहरा को कोर्ट में पेश करेगी। आरपीएस कैलाश बोहरा को सस्पेंड कर दिया गया है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। महिला से रिश्वत में अस्मत की मांग की थी इस आरपीएस अधिकारी ने। कल इस आरपीएस अधिकारी को एसीबी ने ट्रैप किया था। एक महिला से रिश्वत के तौर पर इसने अस्मत मांगी, जिसके चलते महिला ने एसीबी में शिकायत की और इस आरपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। आज एसीबी बोहरा को कोर्ट में पेश करेगी। और वहीं इस मुद्दे पर अब सियासी वार शुरू हो गया है। विपक्ष के नेता सरकार को घेरने में लगे तो सरकार कार्रवाई की बात कह रही है। कांग्रेस सरकार जवाबदेही, पारदर्शी और संवेदनशील सरकार है। अशोक गहलोत जी का यह कथन है कि हर गलती कीमत मांगती है और किसी ने भी अगर कोई गलती करी है तो उसको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक्शन लिया गया है बिहारी के अंदर, जिस प्रकार उसको सस्पेंड किया गया अधिकारी को, ये इसी बार की संवेदनशीलता दर्शाती है सरकार की कि अगर कोई अधिकारी गलती करेगा तो उसको कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। और वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने करके दिखाया है। आज पूरा राजस्थान इस सरकार के 2 साल होने के बाद भी त्राही त्राही कर रहा है। राज के मुखिया राज बचाने में लगे हुए हैं, पुलिस बलात्कार में लगी हुई है, निजी अस्पताल और निजी बड़े स्कूल ये केवल लूटने में लगे हुए हैं, लोगों की जेब काटने में लगे हुए हैं। पूरा राजस्थान इस हालात से गुजर रहा है और राजस्थान त्राही त्राही कर रहा है। मैं आज सदन के माध्यम से राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि या तो राज्य के मुखिया राज चलाने पर ध्यान दे या राज से इस्तीफा देकर राजस्थान में पुनः चुनाव की घोषणा कर दे। राजस्थान के थाने अपराधियों के लिए शरण स्थल बन गए हैं। जब रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे तो फिर क्या आलम होगा। आज 1 सप्ताह के अंदर ये दूसरी घटना, पहली घटना की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि एक बार फिर उस वुमेन एट्रोसिटी में त्वरित न्याय करने के लिए जो गठित सेल है उसके इंचार्ज द्वारा रिश्वत में अस्मत मांगी जाए और एक गरीब पीड़िता से जो 16,000 रुपये महीना कमाती है 10-10 हज़ार रुपये के रूप में 5 महीने तक लगातार रिश्वत लेती रहे। मैं समझता हूँ इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। राजस्थान की खाकी शर्मसार हुई है। जब मुखिया की सोच करप्शन के खिलाफ लड़ने की होती है तभी अधिकारी काम करते हैं और ये मुख्यमंत्री की सोच का ही परिणाम है कि एक डिप्टी वो पकड़ा गया जो अस्मत लूटने की बात कर रहा था। उस महिला को टोल फ्री नंबर किसने दिया? गहलोत सरकार ने। महिला को ताकत किसने दी? अशोक गहलोत सरकार की नीतियों ने। तो करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए गहलोत सरकार की नीतियां ही काम कर रही है। कार्रवाई हमने की है, गिरफ्तार हमारी सरकार ने कर लिया। तो ये आप मानकर चलिए, कोई भी भ्रष्ट, कोई भी क्रिमिनल, कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति राजस्थान में यदि अपराध करता है तो बचेगा नहीं। और चाहे वो बलात्कार के मामले हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। राजस्थान में दुष्कर्म की घटनाएं अपने चरम सीमा पर पहुंच रही हैं और रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से थानेदार ने अपने परिसर में ही महिला का साथ दुष्कर्म किया और कल जिस तरह से जयपुर के अंदर ही एक आरपीएस ने उसके जो पीड़िता को अपने अस्मित अपने देने के लिए मजबूर किया और इसने अस्मित मांगी, मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक घटनाएं हो नहीं सकती और ये लगातार दिनों दिन बढ़ रही हैं। कभी बारा में बढ़ रही है, कभी अजमेर में बढ़ रही हैं, कभी किशनगढ़ में बढ़ रही हैं
कभी धौलपुर में बढ़ रही हैं। यानी मुझे लगता है कि राजस्थान में राज नाम की कोई चीज़ है नहीं। रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो स्थिति बड़ी विपरीत हो जाती है। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को सुनने के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए जो अधिकारी लगाया गया था वो पहले कैलाश बोहरा थे और उन्होंने इस छुट्टी के दिन पहले भी कई बार बुलाया, लेकिन शायद वो अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाए। लेकिन छुट्टी के दिन महिला को बुलाकर उसके साथ इस प्रकार की घृणित काम करना, इससे दर्शाता है कि अपराधी तो ठीक है, लेकिन सरकार के मुलाजिम ही, सरकारी अधिकारी अगर भक्षक बन जाएगा तो फिर कौन सुरक्षित रहेगा। आखिरकार क्या था ये पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजधानी में एसीबी का बड़ा एक्शन, आरपीएस अधिकारी ट्रैप, रिश्वत में मांगी थी असमत। इसमें जो मेन एक्यूज्ड है वो उसको अरेस्ट नहीं कर रहे थे और उसमें अरेस्ट करने के लिए प्लस तीनों मुकदमे में इफेक्टिव कार्रवाई करवाने की एवज में इन्होंने सेक्सुअल फेवर चाहा इनसे। जी हां, एक आरपीएस अधिकारी पर आरोप है रिश्वत में असमत मांगने की। केस में मदद के बदले सेक्सुअल फेवर का, लेकिन रिश्वत के बदले असमत मांगने वाला आरपीएस अधिकारी ट्रैप हो गया। एसीपी कैलाश बोहरा खुद ही एसीबी के शिकंजे में फंस गया। दरअसल एसीबी को शिकायत मिली थी कि आरपीएस अधिकारी कैलाश बोहरा ने रिश्वत के तौर पर महिला से असमत की मांग की है, जिसके बाद डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर कैलाश बोहरा को ट्रैप करने की पूरी प्लानिंग की गई। सारे जो है कोई भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ उपलब्ध नहीं थे, तो इन्होंने जो है छुट्टी के हिसाब से इनको यहाँ ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में बुला करके इन्होंने सेक्सुअल फेवर जो है चाहने की अपनी इच्छा रखी और हमारे को जो है हमारी टीम तैयार थी और तुरंत ही उन्होंने ट्रैप कर लिया उसको। आरपीएस कैलाश बोहरा ने महिला से असमत मांगी थी। बोहरा महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट में तैनात था। पीड़िता से जुड़े 3 प्रकरण की जांच बोहरा के जिम्मे थी। दर्ज मामले में मदद करने के नाम पर बोहरा ने सेक्सुअल फेवर मांगी। आरपीएस अधिकारी पर महिला को प्रताड़ित करने का भी आरोप। महिला की शिकायत पर एसीबी ने प्लान तैयार किया। अवकाश के दिन बोहरा ने महिला को दफ्तर में बुलाया। एसीबी की टीम ने आरोपी अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ा। एडीजी दिनेश एमएन की अगुवाई में हुई कार्रवाई। अब एसीबी ने आरपीएस अधिकारी कैलाश बोहरा के खिलाफ सबूत जुटा लिए हैं। अब सवाल है कि ऐसे अधिकारियों से पीड़ित महिला को इंसाफ कैसे मिल सकता है? ऐसे अधिकारियों के रहते महिला इंसाफ मांगने कैसे जाएगी? बड़ा सवाल यह भी है कि विभाग को बदनाम करने वाले के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कब? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और ये मामला 2 दिनों से प्रदेश में गरमाया हुआ है। सियासी गलियों में इस मामले की बेहद चर्चा है। विपक्ष लगातार सरकार पर इस मुद्दे को लेकर हमले भी कर रहा है। हमारे साथ हमारे 2 साथी दिनेश शर्मा और सौरभ गस्ती इस समय लाइव जुड़ गए। दोनों से बात करते हैं। दिनेश, चूंकि अब मामले ने सियासी रुख भी ले लिया है, विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है और किसी भी स्टेट के लिए या देश के लिए इस तरह के अफसर सिस्टम में होना बेहद शर्म की बात है। अगर ये आरोप सच पाए जाते हैं तो वाकई ये गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अब तक जितने भी मामले सामने आए उनमें पैसों को लेकर एसीबी ने जरूर रेड डाली है। पैसों को लेकर जरूर एसीबी ने जो है वो कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन इस तरह के मामले बेहद विरला होते हैं दिनेश, कि पैसों के बदले में किसी से सेक्सुअल फेवर की मांग की जाए। दिनेश, बिल्कुल आसिफ, देखिए काफ़ी गंभीर मामला है और यही वजह है कि आज सदन में भी इसकी गूंज सुनाई दी है
विधानसभा में ये मामला उठाया है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शून्यकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव के जरिए ये मामला उठाया और व्यवस्था पर जो है वो सवाल उठाए। उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कहा कि थाने के भीतर इस तरह के कृत्य हो जाते हैं और थाने में ये आप पता कर लीजिए कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज तक नहीं होंगे। तो ये उन्होंने व्यवस्था पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो अधिकारी जो इस मामले में लिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं। आर्म्स एक्ट का एक मामला है जिसमें सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। बावजूद इसके इस तरह के अधिकारी को आखिर इस महत्वपूर्ण पद पर कैसे सरकार द्वारा बिठा दिया गया, तो इस पर उन्होंने मांग की है कि सरकार द्वारा इस पर जवाब दिया जाना चाहिए। मंत्री के द्वारा सदन में जो है जवाब दिया जाना चाहिए। तो इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष जो है गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने भी जो उपनेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़, उनके सुर में सुर मिलाते हुए ये बात कही कि अगर आज सदन में इस मामले पर चर्चा नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर प्रकृति का मामला है, तो ना जनता आप लोगों को माफ करेगी और ना हमें माफ करेगी। तो ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि सदन में इस गंभीर मामले पर चर्चा की जाए और जो अधिकारी है उसे बर्खास्त करने की मांग उठ रही है। यहाँ पर उसे सस्पेंड जो है कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष ने कहा है कि जब तक उसे बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक ये न्याय नहीं होगा जो पीड़िता है उसके साथ में। तो आसन से व्यवस्था दी गई है स्पीकर की ओर से कि अब 2 घंटे बाद में जो है इस पर मंत्री का जवाब होना है। तो तकरीबन 2:20 के आसपास जो है मंत्री शांति धारीवाल इस पर सदन में जवाब देंगे। ये जो पूरा मामला है इस पर तो सरकार की तरफ से किस तरह का जवाब इस पूरे मामले पर आता है, जो रिश्वत में अस्मत मामले का जो प्रकरण है, तो उस पर जो है निगाहें हैं। बिल्कुल दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से लौटता हूं आपके पास। सौरभ गस्ती भी हमारे साथ जुड़े हुए। सौरभ, ये मामला इसलिए भी गंभीर है कि अब तक जितने कर्मचारी और अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं उनकी गंभीरता विधानसभा तक नहीं पहुंची। ये हालात कभी नहीं हुए कि पक्ष और विपक्ष दोनों इस मामले में गंभीर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। सौरभ, अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो क्या एक नजीर बननी चाहिए इस अधिकारी के खिलाफ, ताकि दूसरों तक ये मैसेज जाए जो औरत पहले से रेप की पीड़ित है उसको ये अधिकारी सेक्सुअल फेवर की मांग कर रहा है? सौरभ जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये मामला जितना गंभीर है और इसकी चर्चा भी उतनी ज़्यादा अब हो रही है, क्योंकि ये घटना कहीं राजस्थान के किसी दूसरे कोने में नहीं बल्कि प्रदेश की राजधानी जयपुर में हुई है। और जिस हिसाब का मामला सामने आया उसके बाद हर कोई हैरान है कि इस प्रकार से कैसे कोई एक अधिकारी जो है वो रिश्वत के बदले अस्मत मांग सकता है। लेकिन नया अपडेट इस मामले में ये है कि अब से कुछ देर बाद एसीबी है जो आरोपी एसीपी कैलाश बोहरा को कोर्ट में पेश करेगी। और भ्रष्टाचार का मामला तो उनके खिलाफ हो ही गया है, लेकिन अब जो है वो एक नया धारा जो है वो जोड़ी जा रही है, धारा 376C, ये जो है वो धारा जोड़ी जा रही है। इसके अलावा 357, ये 2 धाराएं जो है वो उनके खिलाफ लगाई जा रही है। और इन धाराओं में ये होता है कि जब कोई अधिकारी या लोक सेवक अपने अधीन किसी कर्मचारी या अपने जो सबऑर्डिनेट के जो किसी मामले को लेकर उनके पास आई और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ इस प्रकार का मामला जो है वो दर्ज किया जाता है। इसके अलावा 354 धारा भी लगाई जा रही है, आपराधिक लज्जा भंग का जो है वो मामला दर्ज किया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा मामला एक तरह से राजधानी जयपुर में आया है। और अब इसके खिलाफ चूंकि कुछ देर में एसीबी जो है वो कोर्ट में पेश करेगी तो संभवतः उनका रिमांड भी जो है वो एसीबी मांग सकती है। लेकिन ज़्यादातर सबूत जो है वो एसीबी ने पहले ही जुटा लिए हैं। 7 दिन की रिकॉर्डिंग जो है वो एसीबी के पास मौजूद है, जिसमें महिला से जो है वो आपत्तिजनक बातचीत जो है वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो सामने आई कि जब एसीबी रेड करने गई तो वो आपत्तिजनक हालात में मिले। तो ये बहुत बड़ा मामला, एक तरह से राजस्थान पुलिस को शर्मसार करने वाला ये मामला जो है वो सामने आया है। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार की इनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई जो है वो होती है। गृह विभाग ने उन्हें सस्पेंड जरूर कर दिया है, क्या उनकी बर्खास्तगी होगी या कुछ क्या अपडेट और होते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी आसिफ। बिल्कुल सौरभ और दिनेश, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। 12 की एक खबर से इंसानियत सिसक उठी, बहू बेटियां सहम उठी और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। वो शनिवार की काली रात थी जब इंसानी भेड़ियों ने मचाया था उत्पात। हैवानियत की हदें हुई थी पार। हाईवे पर अस्मत हुई थी तार तार।
बारां में बर्बरियत। फिर एक खबर से इंसानियत सिसक उठी। बहू बेटियां सहम उठी। इंसान की शक्ल में 4 भेड़ियों ने एक महिला की अस्मत तार तार कर दी, वो भी उसके पति के सामने। मामला बारां के अटरू थाना क्षेत्र का है। पीड़िता अपने पति और बहन के साथ मंदिर से धोख लगाकर वापस लौट रही थी। रात करीब 10 बजे छजावा के पास 5 बदमाशों ने बाइक सवार दंपति को रोका। एक बदमाश ने महिला की बहन को सड़क पर ही रोक लिया, जबकि 4 बदमाश महिला और उसके पति को बियाबान में ले गए। पति की आंखों के सामने ही पत्नी से सामूहिक बलात्कार किया। छजावा की बावड़ी का गोडा आता है, वहाँ घूम से वहाँ खेत बाहर वहाँ मोटरसाइकिल 2 मोटरसाइकिल आगे घुमार आडे फेर और वहाँ का ताई रुका और वहाँ का ताई दोनों आगे ताई उतार और खेत में ले गया। महिला से दरिंदगी के बाद सभी दरिंदे भाग गए। इधर महिला की बहन की चीख पुकार पर ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया। पीड़िता बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की उसकी तबीयत खराब नहीं है। घटनास्थल का रात में ही मेरे द्वारा और सीनियर अधिकारियों के द्वारा और बाकी अन्य सीनियर अधिकारी एडिशनल एसपी वगैरह के द्वारा मुआयना किया गया। टीमें गठित कर दी गई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम बना दी है, जो जगह जगह दबिश देती फिर रही है। लेकिन बारां में बर्बरियत ने एक बार फिर अपराधियों में खौफ और आम आदमी में विश्वास का नारा बुलंद करने वाली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी ही घटनाओं से कानून का इकबाल बुलंद होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बारां से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मामले को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और ट्वीट कर लिखा है, जयपुर जिले में पुलिस अफसर ही पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश करता है। बारां जिले में दंपति को रोककर महिला के साथ गैंगरेप होता है। ये राजस्थान की कानून व्यवस्था का एक छोटा सा दृश्य है, लेकिन अफसोस कि मुख्यमंत्री को ये दृश्य दिखाई नहीं देते। ब्रेक के बाद देखेंगे ये रफ्तार जानलेवा है। देश में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ बैंकों के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। जयपुर, दौसा, जोधपुर में कर्मचारी बैंक बंद कर हल्ला बोल रहे हैं। बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज है। सभी सार्वजनिक और ग्रामीण बैंक हड़ताल में शामिल हुए। 2 दिवसीय हड़ताल में 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मी शामिल होकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। वित्त मंत्री की 2 साल बैंकों को निजीकरण करने की घोषणा के बाद आज पूरे देश के बैंकों में 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और जयपुर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके बैंक कर्मचारी अम्बेडकर सर्कल स्थित निजी भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। एक आम सभा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में सभी बैंक कर्मी आज सड़कों पर हैं। सर, किस तरह की हड़ताल है, कितने लोग शामिल हैं? देखिए, ये हड़ताल आम जनमानस के लिए हड़ताल की जा रही है। क्योंकि इस हड़ताल की वजह से आज ये हड़ताल आम जनमानस के लिए की जा रही है। बैंक कर्मचारी कोई अपनी मांगों के लिए, आर्थिक मांगों के लिए नहीं लड़ रहा। देश के अंदर सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से जितनी सरकार की योजनाएं हैं, जनधन योजना है, आज जो अटल बीमा योजना है और जितनी भी योजनाएं हैं, ये सारी आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम हो रहे हैं, प्राइवेट बैंकों के माध्यम से नहीं हो रहे। और उसके साथ साथ आज रोजगार भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में है, प्राइवेट बैंकों में नहीं है। और इतना ही नहीं है, बल्कि आज जो भी आज सरकार की नीतियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ही लागू की जा रही है। ऐसे बिल्कुल। सर, प्रदेश की अगर स्थिति की बात करें सुलेमान जी, तो प्रदेश में कितने लोग जो हड़ताल में हैं, कितनी शाखाएं बंद हैं?
आज सार्वजनिक और ग्रामीण बैंकों की लगभग 4000 शाखाएं पूरे प्रदेश के अंदर बंद है। 5000 करोड़ का कारोबार प्रभावित है। 2 दिन के अवकाश और 2 दिन के अवकाश के बाद हड़ताल से एटीएम खाली पड़े हैं। हड़ताल 100% मुकम्मल और सफल है और पूरे देश में सफल है। देश की सरकार को लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हुए, देश के संविधान में विश्वास करते हुए निजीकरण की नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और निजीकरण के निर्णय को वापस लेकर सार्वजनिक स्वरूप को बहाल रखना चाहिए। ये देश के हित में है। 2 दिन की आपकी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानी जाती है, उसके बाद भी तो क्या कदम होगा? नहीं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में ये लंबा आंदोलन होगा। तो ये 4 दिन बैंक बंद रहे हैं और आने वाले टाइम में अनिश्चित काल के लिए बैंक बंद करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि सरकारी बैंकों ने जो देश में आम जनता के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए जो काम किया है, प्राइवेट बैंक नहीं कर सकते। और प्राइवेट बैंकों की स्थिति यह है कि आपने देखा होगा 2008 में अमेरिका के 150 बैंक क्लब हुए थे। इसलिए इस कारण से हम चाहते हैं इसलिए निजीकरण बंद हो। कैमरा पर्सन भवानी सिंह शेखावत के साथ सचिन कुमार। जोधपुर शहर में भी बैंक कर्मियों ने बैंकों के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। बैंक कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने 2 दिन की हड़ताल के बावजूद अपना फैसला वापस नहीं लिया तो बैंक के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर जाएंगे। एक तरीके से बेचना चाह रही है। ये निजीकरण का जो तरीका गवर्नमेंट ने अपनाया है उसका पुरजोर विरोध ये बैंक के कर्मचारी अधिकारी जो ये 15 और 16 तारीख को कर रहे हैं, और इससे कोई देश की जनता को फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो नीचे तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय हो चाहे हायर क्लास हो, सभी लोग इस बैंकिंग सुविधा से जुड़े हुए हैं। केवल नाम मात्र ये कहना कि बैंकें घाटे में हैं, बैंकें कोई घाटे में नहीं है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज पूरे देश में यूनाइटेड बैंकिंग फोरम यूनियन से जुड़ी 9 यूनियनों की ओर से बैंकों की हड़ताल है। दौसा में भी बैंकों की हड़ताल का खासा असर देखने को मिल रहा है। हड़ताल के चलते बैंक कर्मचारी दौसा के लालसोट में एसबीआई बैंक के बाहर जमा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर बैंकों का निजीकरण बंद करने की मांग रखी। 2 दिन की जो 2 दिवसीय हड़ताल है बैंकों का जो निजीकरण है, इसके विरोध में ये हड़ताल जारी है और 2 दिन तक लगातार रहेगी। और इसमें हमारे अधिकारी कर्मचारी सारे समस्त स्टाफ मिलके और ये हड़ताल को सफल करने का हमारे सहयोग। आज यूएफबीयू के तत्वावधान में समस्त बैंक कर्मचारी यूनियंस की तरफ से बैंकों के निजीकरण के विरुद्ध जो मोदी सरकार की दमनकारी नीति है उसके विरुद्ध समस्त कर्मचारी, अधिकारी एवं वर्कमैन यूनियन, क्लेरिकल यूनियन की तरफ से 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई है। ये 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा मोदी सरकार द्वारा जो सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है और सरकारी संस्थाओं को बेचकर प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, जिससे आम जनता का भी नुकसान है कि आम जनता प्राइवेट संस्थाओं में वो कार्य नहीं करा सकती है जो सरकारी संस्थाओं में करा सकती है। उसके विरुद्ध सारी कर्मचारी यूनियन, अधिकारी यूनियन, समस्त यूनियनें इस दमनकारी नीति के विरुद्ध स्ट्राइक पर है 2 दिन के लिए। कोटा में भी आज निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। आज से शुरू हुई बैंकों की हड़ताल से कारोबार प्रभावित हो रहा है। बैंकों में लेन देन नहीं हो पा रहा। कोटा में सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी, अधिकारी आज कोटा एरोड्रम स्टेट एसबीआई बैंक शाखा के बाहर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। निजीकरण की जो नीति चल रही है वो आम जनता के साथ धोखा हो रहा है, इसलिए हम लोग हड़ताल पर हैं। साथ साथ जनता को आगाह किया जा रहा है कि आपके साथ गवर्नमेंट पूंजीपतियों के हाथ में बेच रही है दाम, इसलिए हम लोग आज हड़ताल पे हैं। तो पूरे देश का सवाल है, लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी हड़ताल। इस हाड़ौती के अंदर बांका जिले की लगभग 150-200 शाखाएं हैं, उनके करीब 2000 से 2500 के बीच में कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर। अभी भी हमने सरकार को समय समय पर क्रमबद्ध तरीके से आज हम हड़ताल पर गए। पहले बेस धारण किया, फिर मास्क लगाए, फिर प्रदर्शन किया, आज सांकेतिक हड़ताल। सरकार को ये आह्वान है, अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हमारा जो यूनाइटेड फोरम है निश्चित रूप से आगे रणनीति बनाएगा और हो सकता है कि सभी कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाना पड़ेगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा जलावन रोड के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और रैली करेंगे। इससे भी काफ़ी भारी तादाद में कल एम्प्लॉयज इकट्ठे होने हैं
एम्प्लॉयज में काफ़ी इस बात को लेकर रिजेंटमेंट है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के लिए अड़ी हुई है, जो किसी भी तरह से भारतीय आम जनता और बैंक कर्मियों के हित में नहीं है। और ये खबर झालावाड़ से है। भवानी मंडी में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली। पंचायत समिति में एक कार्रवाई चल रही है। ग्राम सचिव को ट्रैप किया गया है। एसीबी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। ब्रेक के बाद देखेंगे 8 बज गए हैं लेकिन मैखाना चालू।